दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इस पार्ट में कहानी यहाँ से कंटिन्यू होती है कि जिची युनशा से पूछता है कि आज भी इस फोन पे कोई कॉल नहीं आई। युनशा कहती है कि कई दिन हो गए हैं, आखिर क्या गलत हुआ है। अब जिची को शिंगनन की कॉल आती है जो कि इसको हॉस्पिटल आने के लिए कहता है। शिंगनन कहते हैं कि शीलन ने सुसाइड करने की कोशिश की है। ये बात सुनकर जिची हैरान होता है। अब जिची और युनशिया शिलन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। शिलन युनशिया और शिंगनन से कहती कि क्या तुम दोनों बाहर जा सकते हो, मुझे अकेले में जिची से कुछ बात करनी है। युनशिया जिची से कहती है कि तुम बात करो, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ। ये कहकर युनशिया बाहर चली जाती है। जिची शिलन से कहते है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। शिलन जिची से सॉरी करते हुए कहती है कि मुझे हमेशा से यही लगता था कि मेरे डैड बेस्ट है। शिलन रोते हुए कहती कि मुझे तो ये बात मालूम ही नहीं थी कि मेरे डैड तुम्हारे डैड के कातिल हैं और वो तुम्हें भी ऑलमोस्ट मार चुके थे। शिलन कहती कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जिची शिलन से कहते कि तुम ज्यादा मत सोचो, ये शिकुन की गलती थी, इसका तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। शिलन कहती कि सबका मुझसे ताल्लुक कैसे नहीं हो सकता, मैं ही तो अपने डैड के सबसे करीब थी। अगर मुझे इस सब के बारे में पहले मालूम हो जाता तो हो सकता है कि चीजें आज डिफरेंट होती। जिची से सॉरी करते हुए शिलन कहने लगती है कि ये सब मेरी गलती है। अब शिलन के फोन पर पेशेंट की कॉल आती है। जिची भी देख लेता है कि इसको कॉल करने वाला शख्स पेशेंट है। शिलन कॉल देखकर अपने कान बंद कर रही होती। जिची इसको कहते कि तुम कॉल उठा क्यों नहीं लेती, तो शिलन कहती कि मैं इसकी कॉल्स नहीं उठाना चाहती। जिची कहते कि क्या कुछ हुआ है। शिलन कोई जवाब नहीं देती। जिची कहता है कि अगर कुछ हुआ है तो तुम्हें मुझे बताना होगा ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। शिलन कहती है कि मेरे डैड ने मेरे लिए कुछ पैसे छोड़े हैं, अपने आप को पुलिस के हवाले करने से पहले उन्होंने की पेशेंट को दी थी, लेकिन पेशेंट मेरे डैड का वफादार नहीं निकला। पेशेंट ने मुझे की भी नहीं दी और मुझे धमकाने के लिए कॉल्स किए जा रहा है। फिर से कॉल आने लगती तो जिची शिलन से कहता है कि तुम इस फोन कॉल का जवाब दो। शिलन ऐसा करने के लिए नहीं मान रही होती तो जिची कहता है कि तुम कॉल अटेंड करो, तभी मैं मालूम होगा कि आखिर ये करना क्या चाह रहा है। शिलन जिची के कहने पर पेशेंट की कॉल अटेंड करके फोन स्पीकर पर कर लेती है। पेशेंट कहता है कि क्या तुम मुझसे इतना डरती हो कि तुम्हें मेरी कॉल्स उठाने की भी हिम्मत नहीं है। शिलन कहती कि आखिर तुम चाहते क्या हो। पेशेंट कहते कि मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। तुम्हारे डैड ने पिछले चंद सालों में मुझे काफी अच्छे से ट्रीट किया है। आज मैं जहाँ पर भी हूँ तुम्हारे डैड की फंडिंग की वजह से हूँ, लेकिन ये बात भी सच है कि मैंने इतने साल तुम्हारे डैड के लिए काम किया है। अब तुम्हारे डैड मुश्किल में, तुम्हारे डैड के लिए काम करने की वजह से मैं उनके क्राइम्स में इन्वॉल्व रहा हूँ। इसीलिए अगर मैं तुमसे तुम्हारे डैड के आधे पैसे मांग रहा हूँ तो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। शिलन कहती कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे डैड ने तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया, तुम पर बहुत ट्रस्ट किया है। शिलन कहती कि मैं आज सारी बात क्लियर कर देती हूँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं तुम्हें एक पैनी भी नहीं दूंगी। पेशेंट कहते कि ठीक है, फिर भूल जाओ, किसी को भी पैसे नहीं मिलेंगे, बैंक को तुम्हारी प्रेजेंस की जरूरत है और मेरे पास की है। पेशेंट कहते कि वक्त बदल गया, इसीलिए इतना जिद्दी होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर शिलन डर जाती है। ये जिची से पूछती है कि अब मुझे क्या करना होगा। जिची शिलन को इशारा करते तो ये समझ जाती है और पेशेंट से पूछती है कि मुझे कैसे मालूम होगा कि तुम्हारे पास जो की है वो जेन्युइन है। पेशेंट कहते कि जब हमारी मुलाकात होगी तब तुम्हें पता चल जाएगा, मैं बाद में तुम्हें मिलने की जगह और टाइम सेंड कर दूंगा। ये कहकर पेशेंट कॉल बंद कर देता है। शिलन जिची से पूछती है कि हम क्या करने वाले हैं। जिची अपने आप से कहता है कि पेशेंट ने शिकुन के लिए काम किया है और अब वो अचानक से शिलन को ब्लैकमेल कर रहा है। अब शिंगनन जिची से कहने लगता है कि क्या पेशेंट को सिर्फ पैसे ही चाहिए। युनशिया कहती है कि 2025 वाले जिची ने मुझे बताया था कि किलर पेशेंट है और 2025 से हमें इन दिनों किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया। जिची कहते कि शिकुन ड्यूल स्पेस टाइम वाला फोन हासिल करने की कोशिश कर रहा था, वो तो पकड़ा गया है, लेकिन पेशेंट तो यहीं पर मौजूद है। युनशिया कहती है कि क्या पेशेंट वाकई में ही फोन की खातिर ये सब कुछ कर रहा है। नीनन कहती है कि पेशेंट के बारे में बहुत सारी बातें हैं जिनको अभी तक हम फिगर आउट नहीं कर पाए। युनशिया कहती है कि हमें उसको ढूंढना होगा। शिंगनन नीनन से कहता है कि तुम ये चेक करो कि पेशेंट कहाँ से है। नीनन चेक करके इनको बताती है कि पेशेंट लिन काउंटी से है। अब ये चारों पेशेंट के होम टाउन आ जाते हैं। नीनन कहती है कि यही पेशेंट का होम टाउन है। ये चारों सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में आ रहे होते हैं। यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि इनसे पूछने लगता है कि तुम लोग कौन हो। तो नीनन पूछती है कि क्या ये पेशेंट का घर है। पेशेंट ही सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है। ये आदमी इनसे कहता है कि पेशेंट कौन, मैं उसको नहीं जानता। जिची कहने लगता है कि ये गांव काफी दूर है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं आते। जिची सबसे कहता है कि हम अलग अलग होकर पेशेंट के बारे में यहाँ पर पूछते हैं। नीनन और शिंगनन एक साथ चले जाते हैं और जिची और युनशिया पेशेंट के बारे में पूछने के लिए एक साथ चले जाते हैं। अब ये सब लोग पेशेंट के बारे में पूछने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी पेशेंट के बारे में मालूम नहीं होता। युनशिया को एक आदमी
कहता है कि सरनेम का तो कोई भी शख्स इस गांव में नहीं रहता। जब सिची को ये बात पता चलती तो ये काफी हैरान होता है। दूसरी तरफ नीनंग एक लेडी को पेशेंट की पिक्चर दिखाती है तो ये लेडी कहती है कि ये तो फिश बॉल है। अब ये आदमी सिची को देखकर कहने लगता है कि फिश बॉल तुम कब वापस आए। सिची कहता है कि आप मुझे गलत इंसान समझ रहे हैं। ये आदमी कहने लगता है कि मैं गलत नहीं हो सकता, तुम्हारी आंखों को देखकर मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बचपन में छोड़कर चले गए थे तो तुम तो भूख की वजह से मरने वाले थे। अगर मैं और मेरी वाइफ तुम्हें खाना नहीं खिलाते तो तुम आज जिंदा नहीं होते और न ही इस लेडी से शादी करने का तुम्हें चांस मिलता। सिची कह रहा होता है कि मैं फिश बॉल नहीं हूँ तो यूनशा को रोकते हुए इस आदमी से कहती है कि आप सही कह रहे हैं कि मेरी ही फिश बॉल से शादी हुई है। हम विलेजर्स को मिस कर रहे थे इसीलिए मैं फिश बॉल के साथ अब सबसे मिलने के लिए आई हूँ। ये आदमी कहता है कि पहले से तुम काफी सेंसिबल हो गए हो। पहले तो तुम हमारी तरफ मुड़कर देखा भी नहीं करते थे और इस विलेज के बारे में कंप्लेन किया करते थे। अब ये चारों इकट्ठे हो जाते हैं। शिंगनन कहते हैं कि हमने पूरे विलेज में पेशेंट को ढूंढने की कोशिश की है लेकिन उसको ढूंढ नहीं पाए। जिची कहते हैं कि पेशेंट के घर पर जाएंगे। ये नीनंग से कहता है कि तुम पेशेंट को फिर से ट्रेस करने की कोशिश करोगे, उसके बाद तुम लोग सिटी वापस चले जाओगे। अब यूनशी और सची पेशेंट के घर पर आ जाते हैं। यहाँ पर सची को एक बॉक्स दिखाई देता है। सची जब ये बॉक्स खोलता है तो इसमें एक फ्लावर होता है जिसकी स्मेल से यूनशी को एलर्जी होती है। इस बॉक्स के अंदर कुछ टिकट्स पड़ी होती हैं। सची बॉक्स बंद करके इन टिकट्स को निकाल लेता है। असल में ये कॉन्सर्ट की टिकट होती हैं। ये देखकर यूनशिया कहने लगती है कि पेशेंट ने मुझे बताया था कि वो काफी टाइम से एक लड़की को पसंद करता है। ये टिकट शेलन के कॉन्सर्ट की होती हैं। यूनशिया शेलन की पिक्चर को पकड़ते हुए कहती कि कहीं वो लड़की शेलन तो नहीं है। यूनशिया कहती है लेकिन सवाल ये है कि अगर वो वाकई में शेलन को पसंद करता है तो फिर पेशेंट शेलन को ब्लैकमेल क्यों कर रहा है। सिची कहता है कि सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ये कि शेलन वाकई में मासूम है, पेशेंट उसको लेकर ऑब्सेस्ड है लेकिन शेलन को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। दूसरा ये भी हो सकता है कि शेलन भी इस सब में इन्वॉल्व हो, वो पेशेंट को इस्तेमाल करके हमारे सामने एक्टिंग भी कर सकती है। यूनशिया कहती है कि हाँ ये दोनों पॉसिबिलिटीज ही सही हो सकती है लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर शेलन इसमें इन्वॉल्व है तो वो ऐसा क्यों कर रही है, उसका गोल क्या है। इन टिकट्स में एक फंडिंग सर्टिफिकेट भी होता है। अब रात हो चुकी होती है, चारों इसी घर में होते हैं। यूनशिया कहती कि शहर वापस जाना सिर्फ पेशेंट को दिखाने के लिए था। सिची कहता है कि हाँ। सिची कहते हैं कि जब हम लोग सुबह पेशेंट के घर पर आए थे तो मैंने पेशेंट के घर के सामने सीसीटीवी कैमरा देखा था। उसको शुरुआत से ही मालूम हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर आने वाले थे। अब यूनशिया को छींकें आने लगती हैं तो सिची कहता है कि क्या फिर से ये तुम्हारा एलर्जिक रिएक्शन है। यूनशिया को इस तरह से देखकर शिंगनन यहाँ पर देखने लगता है कि कोई फ्लावर्स तो नहीं पड़े हुए, तो यहाँ पर एक फ्लावर पॉट शिंगनन को मिल जाता है। शिंगनन इन फ्लावर्स को देखकर कहता है कि ये बेल फ्लावर्स हैं। शिंगनन कहता है कि मिट्टी गीली है, इसका मतलब है कि वो यहाँ पर वापस आया था। जिची शिंगनन से कहता है कि तुम इस पॉट को बाहर ले जाओ। शिंगनन ये पॉट लेकर बाहर चला जाता है और जिची यूनशिया को कह रहा होता है कि तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो गया है। पेशेंट अपने घर वापस आता है। पेशेंट के आने की आवाज सुनकर ये लोग पीछे हो जाते ताकि पेशेंट इनको देख ना पाए। पेशेंट बाहर से देखने की कोशिश कर रहा होता है कि कहीं कोई अंदर तो नहीं है। अंदर झांकने के बाद पेशेंट यहाँ से भागने लगता है। ये देखकर नीनंग फौरन से पेशेंट के पीछे भागती है। नीनंग इसको रोकने की कोशिश कर रही होती है। ये तीनों भी पेशेंट को पकड़ने के लिए घर से बाहर आ जाते हैं। शिंगनन और सिची तो उसको पकड़ने के लिए चले जाते हैं लेकिन यूनशिया को कुछ दिखाई देता है जिसको देखने के लिए अंदर चली जाती है। अब ये तीनों पेशेंट को पकड़ लेते हैं। ये सुबह वाला आदमी होता है। ये कहने लगता है कि मैं बुरा हो गया हूँ इसलिए तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया है। सिची इस आदमी को यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होता है और पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे थे। शिंगनन भी हैरानगी में पूछता है कि आप कौन है और पेशेंट कहाँ पर है। ये आदमी हंसते हुए कहता है कि फिश बॉल के घर पर तुम लोग थे। नीनंग गुस्से में पूछती है कि फिश बॉल कहाँ पर है, तो ये बुरा आदमी कहते हैं कि मुझे भी नहीं मालूम। फिश बॉल ने मुझे एक कैब दी थी और मुझसे कहा कि मुझे उसके घर पर जाना है। उसने मुझसे ये भी कहा था कि मुझे अंदर नहीं जाना बल्कि बाहर से ही भाग जाना है। अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो गया तो वो मुझे अपने साथ शहर ले जाएगा ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूं। ये कहकर ये बुरा आदमी यहाँ से चला जाता है। जैसे ही सिची को याद आता है कि यूनशिया तो वहीं पर है तो ये तीनों फौरन से यूनशिया के पास जाने के लिए भागने लगते हैं। यूनशिया घर के अंदर जा रही होती है। कोई पीछे से यूनशिया के कंधे पर हाथ रखता है जिसको देखकर यूनशिया चौंक जाती है। अब ये तीनों यूनशिया को ढूंढते हुए घर पर आते हैं लेकिन घर पर यूनशिया मौजूद नहीं होती। घर से बाहर आने के बाद नीनंग कहती कि जब से हम लिन काउंटी आए हमने एक दफा भी पेशेंट को नहीं देखा। सिची कहते हैं कि मैं केयरलेस था, वो शुरू से ही हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। ये कहकर सिची सामने लगे हुए सीसीटीवी कैमरा को देखने लगता है। अगली सुबह यूनशिया को दिखाया जाता है जो कि बेहोश होती है। पेशेंट फोन पर बात करते हुए कह रहा होता है कि तुम रिलैक्स रहो, कोई भी तुम्हें धमकी नहीं दे सकता, मैं भी नहीं। मैंने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जब तुम पहली दफा मदद के लिए मेरे पास आए थे तो तुमने मुझे बेल फ्लावर्स दिए थे। इतने में यूनशिया को होश आ जाता है। पेशेंट कह रहा होता है कि उसे
इसी टाइम से मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे रास्ते की सारी रुकावटें तुम्हारी खातिर मिटा दूंगा। युनशिया पेशेंट को फोन पर बात करता हुआ देखकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। पेशेंट कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसे पहले एक वंडरफुल जिंदगी गुजारती थी अभी भी वैसे ही गुजारोगी। लेकिन युनशिया के कदमों की आवाज पेशेंट सुन लेता है। पेशेंट को देखते ही युनशिया यहाँ से भागने लगती है। दूसरी तरफ ये तीनों भी युनशिया को ढूंढने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। सिची कहता है कि हम सब लोगों को अलग अलग होकर युनशिया को ढूंढना चाहिए। अब ये तीनों युनशिया को ढूंढने के लिए अलग हो जाते हैं। युनशिया भागते हुए किनारे पर आ जाती है। युनशिया पेशेंट से कहते कि तुम्हें जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं है। पेशेंट कहते कि तुम्हें ये जगह नहीं ढूंढनी चाहिए थी, अब जो कुछ भी होगा वो ऐसा करने का अंजाम होगा। युनशिया कहते कि मर्डर जबरदस्ती किसी से पैसे लेने से ज्यादा सीरियस क्राइम है। पेशेंट कहते कि क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं है कि तुम्हें मारने के लिए मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रहा हूँ। मैं ही तुम्हारे घर में आया था और मैंने ही जाओवे को तुम्हारे रूम का नंबर बताया था जब हम लोग रिजॉर्ट में ठहरे थे। और हाँ, अंडरग्राउंड पार्किंग में भी मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। अगर जिची वहाँ पर नहीं आता तो तुम आज यहाँ पर मेरे सामने खड़ी नहीं होती। युनशिया से पूछती कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम ये सब कुछ फोन की खातिर कर रहे थे। पेशेंट कहते कि हाँ, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुम्हें इस जगह के बारे में भी मालूम हो गया है, तो फिर तुम अभी तक सब कुछ फिगर आउट क्यों नहीं कर पाई। पेशेंट कहते कि मैं यहीं पर पैदा हुआ हूँ, फिर शेखर मुझे यहाँ से ले गया। मैं बहुत अमीर होने वाला था, मैंने सब कुछ पैसों की खातिर किया है, लेकिन तुम्हारी वजह से अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। युनशिया कहती कि मुझे अभी भी यही लगता है कि ये तुम्हारी असलियत नहीं है। जिस पेशेंट को मैं जानती हूँ सीरियस और अपने काम में रिस्पॉन्सिबल था। युनशिया पेशेंट से कहती कि तुम ये सब कुछ छोड़ दो, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम ऐसा करना बंद कर सकते हो। तुम तो एक लड़की को पसंद करते हो ना, जिसको तुम प्रोटेक्ट भी करना चाहते हो। अब दिखाया जाता है कि पेशेंट ने जब फर्स्ट टाइम सिची को युनशिया के साथ देखा होता है तो एक्चुअल में ये युनशिया के पीछे यहाँ पर नहीं आया होता, बल्कि शिलन के लिए यहाँ पर आता है। लेकिन शिलन का सारा ध्यान सिर्फ सिची पर होता है। पेशेंट अपने आप से कहता है कि मेरा बैड लक है कि उसको मैं कभी दिखाई नहीं दिया। पेशेंट हंसते हुए कहता है कि वो तो झूठ था जो तुम्हारा ट्रस्ट गेन करने के लिए मैंने तुमसे बोला था। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो कि मेरी कही हुई हर बात पर तुमने यकीन कर लिया। युनशिया कहती कि ऐसी बात नहीं है, जब भी तुमने उस पर्सन के बारे में बात की है तो तुम्हारे एक्सप्रेशंस को देखकर कभी भी ऐसा नहीं लगा कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। तुम्हें देखकर ही मैं ये बात बता सकती हूँ कि तुम उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हो। पेशेंट कहता है कि तुम गलत हो, मैं किसी को भी पसंद नहीं करता। मैंने अगर आज तक कभी किसी से प्यार किया है तो वो सिर्फ पैसे हैं। इतने में सिची युनशिया को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाता है। युनशिया सिची के पास जाने लगती है, लेकिन पेशेंट युनशिया को पकड़ लेता है। पेशेंट सिची से कहते कि तुम मूव नहीं करना। सिची कहते कि ठीक है, मैं मूव नहीं करूंगा। सिची कहते कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम युनशिया को जाने दोगे। पेशेंट कहते कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन कैसे कर सकता हूँ, मुझे ढूंढने के लिए तुम यहाँ तक आ गए हो। पेशेंट कहते कि सिची मैं जानता हूँ कि तुम किस तरह के इंसान हो, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। ये कहकर पेशेंट युनशिया को नीचे फेंकने लगता है। सिची पेशेंट से कहता है कि तुम जज्बाती मत हो। पेशेंट इसको कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। सिची कहता है कि ठीक है, मैं बात नहीं करूंगा। युनशिया भी पेशेंट से कहती है कि तुम अपने क्रश के बारे में सोचो। सिची कहता है कि हाँ, अगर तुम सब कुछ शिलन की खातिर कर रहे हो या अगर तुम उसके इंस्ट्रक्शन पर ऐसा कर भी रहे हो तो तुम्हें क्या लगता है कि उसकी जगह ब्लेम लेने से क्या शिलन बच जाएगी। युनशिया पेशेंट से कहती है कि तुम उसकी मदद नहीं कर रहे बल्कि उसको तबाह कर रहे हो। सिची कहते कि क्या तुम ये चाहते हो कि शिलन जेल चली जाए। अगर युनशिया के साथ तुम भी मर जाओगे तो तुम्हारी सारी एफर्ट्स बेकार जाएंगी। अगर तुम जिंदा रहे तो तुम्हारे पास और भी बहुत सारे चांसेस होंगे। पेशेंट कहते कि मेरे पास और कोई चांस नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जिंदा रह कर थक गया हूँ। असल में मैं भी वो फोन हासिल करना चाहता था, हो सकता है कि उस फोन की वजह से मेरी और उसकी एंडिंग डिफरेंट हो जाती, तुम्हारे और सिची की तरह। लेकिन ये सब सोचने का अब कोई फायदा नहीं है। ये कहकर पेशेंट युनशिया को आगे धक्का देकर खुद पानी में गिर जाता है। सिची युनशिया को पकड़ लेता और उससे पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। युनशिया सारी सिचुएशन की वजह से काफी ज्यादा डर गई होती है। अब ये दोनों समुद्र की तरफ देखने लगते हैं। युनशिया सिची से कहने लगती है कि जब मैं एज पर खड़ी थी तो मेरी 20 साल की जिंदगी एक मूवी की तरह मेरे माइंड में चल रही थी। मुझे अभी रियलाइज हुआ कि एक रिग्रेट और है मेरी लाइफ में। सिची युनशिया से कहता है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि अब से हम अपने प्रेजेंट में रहेंगे। युनशिया सिची से कहती कि तुम मेरी बात गौर से सुनो। युनशिया सिची से कहती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जब मैं इस क्लिफ से गिरने वाली थी तो मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट ये था कि मैंने तुम्हें कभी ये बताया ही नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ये सुनकर सिची युनशिया को किस करता है। सिची युनशिया से कहता है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। ये सुनकर युनशिया मुस्कुराने लगती है। युनशिया समुद्र के पानी को देखते हुए कहती है कि क्या सब कुछ इस तरह से पीसफुल नहीं रह सकता। सिची कहता है कि एक दिन ऐसा जरूर होगा जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिची कहता है कि जब ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तब हम किसी बीच पर कुछ टाइम के लिए रहने के लिए जाएंगे। युनशिया सिची से कहने लगती है कि अगर मैंने कभी MU में जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया होता या फिर मैंने MU से जॉब छोड़
छोड़ दी होती तो शायद अभी तक मैंने बीच पर व्हाइट हाउस रेंट पर ले लिया होता। वहाँ पर मैं होम स्टे ओपन करती, सुबह उठते ही मैं सनराइज देखती और लहरों की आवाज सुनती और शाम में सनसेट एंजॉय करती। इसी से पूछती कि इसके बारे में सोचना ही कितना नाइस है ना। सिची कहता है कि सुनने में काफी अच्छा लग रहा है लेकिन इसमें गलती है। युनशा कहती कि वो क्या? सिची कहता है कि मैं तो तुम्हारे प्लान में हूँ ही नहीं। ये सुनकर युनशा हंसने लगती है, कहती कि तुम तो सरप्राइज थे जिसका मुझे इंतजार करना है और मैं हमेशा के लिए तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। सिची कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं कर पाऊंगा। अब ये दोनों कुछ देर के लिए चुपचाप यहाँ पर खड़े होकर इस सीनरी को एंजॉय करने लगते हैं। युनशा कहती है कि क्या पेशेंट की मौत इस बात की निशानी है कि सारे क्राइसिस खत्म हो गए हैं और क्या सबका फेट चेंज हो गया है? सिची और युनशा जो दूसरे टाइम एंड स्पेस में है, क्या वो दोनों भी सेफ हैं? इतने में सिची को फ्यूचर वाले युनशा की कॉल आती है। ये सिची से कहती है कि हम सब बिल्कुल ठीक हैं। पेशेंट के मरने की वजह से हमारी एंडिंग्स कम्प्लीटली चेंज हो गई हैं। युनशा बताती कि मैं और वे सिची 2025 में बहुत खुश हैं एक साथ। युनशा कहती है कि हमने ये डिसाइड किया है कि सब कुछ इस फोन की वजह से हो रहा है, इसलिए हम इस फोन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सिची कहता है कि मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। सिची गुड बाय बोलकर ये कॉल बंद कर देता है। 2025 में युनशा सिची से पूछती है कि हमारा आज का क्या प्लान है। सिची कहता है कि हमने 10,000 डेज किसी रिग्रेट के बगैर गुजार लिए हैं और लिस्ट को देखते हुए कहता है कि हम दोनों ने एक साथ काफी सारी चीजें कर ली हैं। सिची युनशा से कहता है कि आज हम एक साथ मीटियोर शॉवर देखने वाले हैं। युनशा सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है और सिची से कहती है कि तुम इस दफा मुझे फायरफ्लाइज के जरिए टीज नहीं कर सकते। सिची कहता है कि उन फायरफ्लाइज ने तो मुझे चांस दिया था। ये कुछ कहते हुए रुक जाता तो युनशा से पूछने लगती है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। सिची युनशा से कहता है कि कुछ बातों के लिए तुम्हें अपने हस्बैंड को स्पेस भी देनी चाहिए। युनशा हंसते हुए कहती है कि तुम बहुत मिस्टीरियस एक्ट कर रहे हो। अब सिची युनशा को अपने साथ एक जगह पर ले आता है। युनशा सिची से कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। सिची अपने पॉकेट से एक बहुत सुंदर नेकलेस निकालता है। सिची ये नेकलेस युनशा को पहनाते हुए अपने आप से कहता है कि जब तुम मेरे पास वापस नहीं आई थी, मेरी मेमोरीज दूसरे टाइम स्पेस की सिची और युनशा की स्वीट मेमोरीज थी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मुझे कितनी जलन होती थी, लेकिन अब चूंकि तुम मेरे पास वापस आ गई हो तो मैं वो सारी चीजें दोबारा तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। सिची युनशा को देखते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें एक स्पेशल वेडिंग देना चाहता हूँ। इतने में यहाँ पर फोटोग्राफर आ जाता है जिसको सिची ने बुलाया होता है। युनशा सिची से कहती कि तुम क्या कर रहे हो, सब कुछ इतना अचानक हो रहा है, मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। सिची युनशा से कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हें किसी तरह की भी प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। अब सिची और युनशा एक साथ अपना वेडिंग फोटोशूट करवाते हैं। आज युनशा सिची की स्पोर्ट्स कार ड्राइव कर रही होती है। ये दोनों अपनी राइड को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन सामने से शिलेन आ जाती है। सिची शिलेन को यूँ आता हुआ देखकर कार को साइड में करने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये 2024 दिखाया जाता है। युनशा सिची के पास आती है तो सिची युनशा को बताता है कि मुझे भी कॉल आई थी, शिकुन की डेथ हो गई है और अपनी डेथ से पहले उसने कन्फेस किया है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो पेशेंट से कहकर शिकुन नहीं करवाया था। युनशा सिची से कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। इतने में शिलन की कॉल आती है। अगले सुबह युनशा और सिची शिलन से मिलने के लिए इसके घर पर आते हैं। शिलन इन दोनों से कहती है कि आज मैंने तुम लोगों को इसलिए यहाँ पर बुलाया क्योंकि मैं ब्रॉड जाने से पहले तुम लोगों को एक दफा गुड बाय कहना चाहती थी और पेशेंट के लिए थैंक्स भी कि उस दिन के बाद से पेशेंट ने मुझे कोई भी कॉल नहीं की। सिची और युनशा शिलन को बता देते हैं कि पेशेंट ने सुसाइड कर ली है। युनशा कहती कि हम नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर पेशेंट ने सब कुछ क्यों किया है, लेकिन फिर हमने उसके घर पर तुम्हारी बहुत सारी फोटोग्राफ्स देखी। सिची कहता है कि पेशेंट तुम्हारे सभी कॉन्सर्ट्स पर गया है क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता था। ये सुनकर शिलन बहुत हैरान होती है, कहती है कि मैंने तो कभी भी उसको अपने किसी कॉन्सर्ट में नहीं देखा और मैं तो सिर्फ उसको अपने डैड के सबऑर्डिनेट की हैसियत से ही जानती हूँ। शिलन कहती है कि मैं ये बात समझ सकती हूँ कि मेरे डैड की वजह से तुम मुझ पर शक कर रहे हो, लेकिन तुम मुझे अच्छे से जानते हो, कुछ भी हो जाए मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट करने नहीं दे सकती। युनशा सिची से कहती है कि तुम लोग बात करो, मुझे एक कॉल करनी है। ये कहकर युनशा चली जाती है। युनशा कॉल उठाती है तो सिची को कहता है कि अभी ये फोन डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। सिची युनशा को बताता है कि इस सब के पीछे शिलन है। युनशा कहती है कि मैं जानती हूँ कि अब मुझे क्या करना है। फ्यूचर वाला सिची युनशा से कहता है कि तुम सिची को बता देना कि मैं आखिरी बार युनशा के साथ ड्राइव पर गया था। मैं एक अच्छा कोच नहीं हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें ड्राइव पर नहीं लेकर जाना चाहिए था। इसी के साथ ही ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब युनशा सिची के पास ये फोन लेकर जाती है, कहती है कि मेरे हाथ से फोन गिर गया था तो अब ये खराब हो गया है। ये फोन शिलन भी देख लेती है। सिची कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तो हम ये फोन डिस्ट्रॉय करने वाले थे। अब यहाँ से आने के बाद युनशा सिची को सारी बात बता देती है कि फ्यूचर में क्या हुआ है। युनशा कहती है कि उस कार एक्सीडेंट में मेरी डेथ हो गई है। फ्यूचर वाले सिची ने मुझे बताया है कि उसका सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि वो मुझे ड्राइव पर क्यों लेकर गया था। युनशा सिची से कहती है कि एक बात मुझे थोड़ी अजीब लगी थी। मैंने शिलन के कॉरिडोर में बहुत सारे गिफ्ट्स देखे
देखे थे। युनशिया सिची से पूछती है कि क्या शिलन तुम्हें हर साल बर्थडे प्रेजेंट दिया करती है। सिची कहते हैं कि हाँ, लेकिन मैं वो सारे गिफ्ट शिलन को वापस कर देता हूँ। युनशिया कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुमने सारे गिफ्ट वापस किए हैं। सिची कहते हैं कि मैं उस साल के बारे में कुछ नहीं कह सकता जिस साल मेरे डैड की डेथ हुई थी। वापस घर पर आने के बाद शिंगनन और नीनैंग वो गिफ्ट ढूंढने लगते हैं। शिंगनन को शिलन का दिया हुआ गिफ्ट मिल जाता है। ये एक ब्रेसलेट होता है। युनशिया इस ब्रेसलेट को देख के कहती है कि ये ब्रेसलेट तो मैंने खुद बनाया था और तुम्हारी बर्थडे वाली रात मैंने मिस्टर हैंग को ये ब्रेसलेट दिया था ताकि वो तुम्हें पास कर दे। सिची कहता है कि मेरे डैड तुम्हारी दी हुई कोई चीज शिलन को नहीं दे सकते। अब ये लोग यही सोचने लगते हैं कि आखिर शिलन के पास ये ब्रेसलेट कहाँ से आया होगा। शिंगनन कहने लगता है कि अगर हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें तो साइकोपैथ्स मरने वाले की चीजों को ट्रॉफीज के तौर पर कलेक्ट करते हैं। युनशिया हैरान होकर कहते लेकिन मिस्टर हैंग के साथ शिलन को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। शिंगनन कहते कि फ्यूचर वाले जिची ने बताया है कि शिलन युनशिया को मारने वाली है। ऐसा उसने सिर्फ जिची की वजह से किया होगा। इसी तरह से उसने जब तुम्हारे डैड पर अटैक किया होगा तब भी उसका पर्पस तुम्हें हासिल करना ही था। शिंगनन कहते कि मैंने अपनी साइकोलॉजी क्लास में से बहुत सारे केसेस देखे हैं। इस तरह के साइकोपैथ्स अपने क्रश के करीब होने के लिए उनकी पूरी फैमिली को मार देते हैं। उनका पर्पस ये होता है कि वो पर्सन पूरी दुनिया में सिर्फ उनके ऊपर ही रिलाई करे। जिची कहता है कि अगर सब कुछ शिलन ने किया तो फिर वो अपने काम में बहुत एक्सपर्ट है, क्योंकि अभी तक सारा ब्लेम सिर्फ पेशेंट और शिकुन पर ही आया है और वो बिल्कुल ठीक है। युनशिया कहती है कि वो ठीक नहीं होगी। जैसा डॉक्टर शिंग ने कहा है कि अगर शिलन की पर्सनैलिटी एंटी सोशल है तो वो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहने देगी। मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ कि जब पेशेंट ने मुझे किडनैप किया था तो वो शिलन से ही बात कर रहा था। शिलन मुझे मारना चाहती है। उसको ड्यूल स्पेस टाइम वाले फोन की एग्जिस्टेंस के बारे में भी पता है, इसीलिए वो यही चाहेगी कि हमारा फ्यूचर से कनेक्शन कट जाए। सच्चे कहते कि मैं समझ गया हूँ कि तुमने उसके घर पर वो फोन वाला ड्रामा क्यों किया था। तुम चाहती थी कि वो एक्शन ले। सच्चे युनशिया से कहते कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या करना चाह रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करता। शिंगनन भी कहता है कि ऐसा करना बहुत डेंजरस है। नीनन कहती है कि हमें कोई और रास्ता भी मिल सकता है। युनशिया कहती है कि शिलन अब्रॉड जा रही है। अपने अब्रॉड जाने से पहले वो मुझे मारने की कोशिश करेगी तो हम उसके ऐसा करने देंगे। युनशिया कहती है लेकिन इस दफा शिलन मुझे मारने के लिए हमारी स्क्रिप्ट फॉलो करेगी। सच्चे इसके लिए इनकार कर देता। युनशिया कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए परेशान और तुम नहीं चाहते कि मैं कोई रिस्क लूं, लेकिन मैं भी चुपचाप अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकती। हम शुरू से लेकर अब तक अपनी एंडिंग को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब हमारी एंडिंग फाइनली चेंज होने वाली है तो मैं डर कर नहीं बैठ सकती। अब सची अपनी कार लेकर उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर युनशिया का एक्सीडेंट होने वाला है। सची सोचने लगता है कि जब फ्यूचर वाले सची ने देखा होगा कि शिलन इनकी कार को हिट करने वाली है तो उसने यकीनन युनशिया को बचाने के लिए कार का स्टीयरिंग लेफ्ट को घुमा दिया होगा ताकि नुकसान उसको पहुंचा, युनशिया को नहीं। लेकिन शिलन ने ये नहीं सोचा था कि युनशिया इस टाइम पर जिची को प्रोटेक्ट करेगी। जिची कहता है कि अगर बात ऐसी है तो शिलन फिर जिसको मारना चाहती है वो मैं हूँ। अब रात में जिची युनशिया की कही हुई सारी बातों के बारे में सोच रहा होता है। अगले सुबह शिंगनन जिची से ये पूछ रहा होता है कि शिलन हमसे ये फोन कैसे हासिल करेगी। युनशिया कहती है कि वो इस काम के लिए चंचन की मदद लेगी। चंचन जिची की एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट थी और वो शिलन की बहुत बड़ी फैन है। जब हम हॉस्पिटल में भी लास्ट टाइम उससे मिलने के लिए गए थे तो जो फ्लावर का बुके था उस पर चंचन के सिग्नेचर थे। इतने में फ्यूचर से कॉल आते ही युनशिया कॉल अटेंड करके फ्यूचर वाले जिची से कहती है कि तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। युनशिया कहती है कि शिलन के क्राइम्स के एविडेंस इकट्ठा करने के लिए हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है। फ्यूचर वाले जिची कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। युनशिया से कहने लगता है कि 2024 वाला जिची ऐसा करने के लिए कैसे मान सकता है। युनशिया कहती है कि सबका जिची से कोई लेना देना नहीं है, ये फैसला मैंने लिया है। युनशिया कहती है कि तुम्हें सिर्फ ये एक्ट करना है कि जैसे तुम्हें ये बात नहीं मालूम कि फोन शिलन के पास है, तुम्हें उसको मेरी डेथ के बारे में बताना है। फ्यूचर वाला जिची इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा होता तो जिची कहता है कि तुम उसको मेरा मैसेज दो कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें किस बात का सबसे ज्यादा रिग्रेट है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, ऐसा दोबारा मैं नहीं होने दूंगा। अब युनशिया चंचन को जानबूझकर अपने ऑफिस में बुलाती है और ये फाइल को चांद के उस केबिन में रखती है जहाँ पर इसने फोन रखा होता है। चंचन युनशिया को ऐसा करते हुए देख लेती है। इसके बाद चंचन शिलन को ये फोन लाकर दे देती है। साथ ही
इस फोन पर कॉल आ जाती है। फ्यूचर वाला सच्ची कहते हैं कि युनशा तुम कुछ कहना नहीं, बस मेरी बात सुनो। फ्यूचर वाला सच्ची कहते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर युनशा अभी भी चेंज नहीं हुआ, तुम कोल्ड स्टोरेज में लॉक हो जाओगी और ये सब कुछ तुम्हारे साथ 31 दिसंबर को लेक साइड होटल में होगा। मैं शेकुन के क्राइम के एविडेंस इकट्ठे करने के लिए शिलन के साथ एंगेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अब सच्ची जब अंदर चला जाता है तो इतने में सच्ची को युनशा की कॉल आती है, लेकिन ये कॉल शिलन अटेंड करती है। युनशा कहती है कि मुझे मालूम हो गया है कि मिस्टर हेंग के बेटे तुम ही हो और तुम्ही ने मुझे कल रात कॉल की थी। ये सच्ची से कहती है कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। ये सुनकर शिलन कॉल बंद कर देती है। अब युनशा सच्ची से मिलने के लिए इसके एंगेजमेंट पर आती है। अब युनशा जब अंदर जा रही होती है तो यहाँ से एक आदमी बेल फ्लावर्स लेकर गुजर रहा होता है, जिसकी वजह से युनशा को एलर्जिक रिएक्शन होता है और साथ ही ये आदमी युनशा को बेहोश कर देता है। युनशा को बेहोश करने के बाद ये आदमी युनशा को कोल्ड स्टोरेज में बंद कर देता है। जब ये कॉल बंद होती है तो शिलन कहती है कि सच्ची तुम फिक्र नहीं करो, जिस डेथ के बारे में तुमने मुझे बताया वो मुझे बहुत पसंद आई है। शिलन इविल स्माइल के साथ कहती है कि मैं तुम्हें एक परफेक्ट वेडिंग जरूर दूंगी। सच्ची बहुत सीरियस दिखाई दे रहा होता है। शिंगनैन इसको इस तरह से देखकर कहने लगता है कि क्या तुम इस बात को लेकर परेशान हो कि शिलन हमारा प्लान फॉलो नहीं करेगी। तो सच्ची कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं युनशा को कैसे प्रपोज करूंगा। ये बात सुनकर शिंगनैन सरप्राइज होता है, कहता है कि मुझे लगा था कि तुम ये सिर्फ शिलन को प्रोवोक करने के लिए कर रहे हो, लेकिन तुम तो इसको लेकर सीरियस हो। सच्ची कहते हैं कि हाँ मैं सीरियस हूँ। शिंगनैन कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब शिंगनैन और नीनैंग सच्ची के प्रपोजल की प्रिपरेशन करते हैं। प्रपोजल की वजह से सच्ची बहुत नर्वस दिखाई दे रहा होता है। युनशा के पास आकर कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। सच्ची कहते कि कहो। युनशा सच्ची से कहती है कि हम शादी कर लेते हैं। ये सुनकर सच्ची कुछ देर के लिए शॉक हो जाता है। युनशा उसको चुप देख कर कहती कि क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। सच्ची इमोशनल होते हुए कहता है कि ऐसी बात नहीं है। सच्ची युनशा से कहता है कि मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड कितनी ग्रेट है, मैं जो भी कहना या करना चाहता हूँ वो तुम पहले ही कर देती हो। युनशा कहती है कि मैं तुमसे थोड़ा फॉर्मली ये पूछना चाहती हूँ। युनशा कहने लगती है कि सच्ची अगर एक दिन तुम्हारा रिलेशनशिप स्टेटस विडो हो गया तो क्या तुम्हें रिग्रेट होगा। सच्ची कहती है कि क्या तुम्हें रिग्रेट होगा। युनशा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। सच्ची मुस्कुराते हुए युनशा से कहता है कि मैं अपनी वाइफ को फॉलो करूंगा, जो तुम्हारा जवाब है मेरा भी वही है। ये सुनकर युनशा मुस्कुराने लगती है। सच्ची युनशा से कहता है कि एक फाइनल स्टेप रह गया है। ये अपनी पॉकेट से रिंग निकालता है। युनशा से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर युनशा अपना हाथ आगे कर देती है। सच्ची जब इसको रिंग पहनाने लगते है तो युनशा कहती है कि मुझे लगता है कि फॉर्मेलिटी प्रॉपर नहीं है। ये सुनकर सच्ची नीचे बैठ जाता है। अब सच्ची दोबारा युनशा से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो युनशा हंसते हुए सच्ची को हाँ कर देती है। सच्ची युनशा को रिंग पहनाता है। अब सच्ची युनशा को किस करता है। दूसरी तरफ शिंगनैन और नीनैंग ने सारी प्रिपरेशन कर ली होती है। अब शिंगनैन को सच्ची की कॉल आती है। शिंगनैन कॉल उठा के कहता है कि तुम लोग कब यहाँ पर आने वाले हो, क्या हम दोनों स्टैंड बाय पर रह सकते हैं। ये बात सुनकर नीनैंग शॉक हो जाती है। सच्ची और युनशा एक साथ कहते हैं कि हम दोनों नहीं आ रहे हैं। ये बात सुनकर शिंगनैन बहुत हैरान होता है, कहता है कि सारा दिन से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, अब तुम लोग यहाँ पर नहीं आ रहे। नीनैंग भी सच्ची से कहने लगती है कि तुम अब युनशा को प्रपोज क्यों नहीं कर रहे हो। सच्ची कहते हैं कि वो इसलिए क्योंकि मुझे पहले ही प्रपोज किया जा चुका है, मैंने हाँ कर दी, इसलिए प्रपोजल सेरेमनी कंप्लीट हो गई है। सच्ची कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर डिनर कर लो, इस रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए तुम इसको जाया नहीं करना। युनशा सच्ची से कॉल के बाद पूछने लगती है कि क्या शिंगनैन कन्फेस कर देगा। सच्ची कहता है कि हमने उसके लिए अपॉर्चुनिटी तो क्रिएट कर दी है, अगर उसने कन्फेस नहीं किया तो फिर वो डिजर्व करता है कि वो सारी लाइफ सिंगल ही रहे। अब सच्ची और युनशा अपने रिंग्स को देखकर बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं। अब डिनर के दौरान नीनैंग कहती है कि मुझे लगा कि इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाकर तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। शिंगनैन कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं एक्सप्रेस करूं। नीनैंग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एक लड़की से ये सवाल पूछना चाहिए। शिंगनैन कहता है कि मुझे आज तक कभी भी किसी से प्यार नहीं हुआ, रिलेशनशिप को लेकर मेरे पास जो भी नॉलेज है वो बुक्स की वजह से है। तुमसे मिलने से पहले मैं नहीं जानता था कि किसी को पसंद करना कैसा होता है, ना चाहते हुए भी मैं हर वक्त तुम्हें सोचता हूँ। शिंगनैन नीनैंग से कहता है कि ये बात सच है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। शिंगनैन कहता है कि प्यार के मामले में मैंने हमेशा अपने आप को एक लूजर समझा है। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर तुम्हें ये बात बताने की हिम्मत नहीं है। कुछ क्लमजी टेक्निक्स के जरिए ही मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन रिसेंटली सच्ची और युनशा के दरमियान जो कुछ भी हुआ है उसने मुझे एक बात रियलाइज करवाई, और वो ये कि उस पर्सन से मिलना जिसको आप पसंद करते हैं वो आसान नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बुज़दिली की वजह से सारी जिंदगी तुम्हें मिस करता रहूं। अगर मैंने ऐसा किया तो ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट होगा। नीनैंग कहती कि क्या तुम श्योर हो, मेरे जैसे लोगों को एक्साइटमेंट और चैलेंजेस अच्छे लगते हैं और हमें लाइफ में आगे बढ़ना पसंद है। मेरी लाइफ हमेशा ही खतरों से भरी रहेगी। शिंगनैन कहते कि तुम्हें आगे बढ़ने की पूरी आजादी है, ये मत भूलो कि मैं क्या काम करता हूँ, अगर तुम्हें चोट लगेगी तो मैं तुम्हारे बैंडेज कर दूंगा। शिंगनैन कहते कि मैं नॉन सीरियस रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं कर सकता। शिंगनैन नीनैंग से पूछता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहना
पसंद करोगी। नीनंग कहती है कि मेरी लाइफ में पहली बार किसी मिशन पर जाते हुए मेरी किसी ने कार रोकी है और मिशन खत्म होने के बाद किसी ने मेरे लिए सनलाइट को रोका है ताकि मैं अच्छे से सो सकूं कुछ देर। मुझे पहले लगा करता था कि दूसरों की लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होने की वजह से वो आप पर बर्डन बन जाते हैं, लेकिन लाइफ में पहली दफा मुझे ये फील हुआ कि ये बुरी फीलिंग नहीं है। नीनंग कहती कि जहाँ तक बात रही ऑफिशियल रिलेशनशिप की, तुमने कहा था ना कि जिची हर चीज में तुमसे एक स्टेप आगे रहता है, इस दफा जीतने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नीनंग कहती कि मैंने हमेशा ही लाइफ में रूल्स फॉलो नहीं किए, इसीलिए कल हम अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे, क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो? शिंगनन ये सुनकर रिंग के तौर पर नीनंग को बैलून्स देता और नीनंग से कहता है कि मैं कल रिंग ले आऊंगा, इसलिए तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर नीनंग शिंगनन को किस करती है। अगले दिन युनशा जब अपनी वेडिंग के लिए तैयार हो रही होती है तो नीनंग इसके पास आती है। नीनंग स्टाइलिस्ट को यहाँ से जाने के लिए कहती है कि मुझे युनशा से अकेले में कुछ बात करनी है। स्टाइलिस्ट के जाने के बाद युनशा से पूछती है कि तुम मुझे क्या कहना चाहती हो। नीनंग युनशा को अपना शिंगनन का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। ये देखकर युनशा बहुत ज्यादा खुश होती है। अब शिंगनन जिची के पास जाकर कहते कि क्या तुम नर्वस हो? तो जिची कहते है कि मैं भला नर्वस क्यों होऊंगा। अब शिंगनन बात करते हुए जानबूझकर जिची को अपनी रिंग दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। जिची जब इसकी रिंग नोटिस कर लेता है तो शिंगनन कहता है कि मैं इस दफा तुमसे बेटर हूँ। जिची कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि तुम बेस्ट हो। अब जिची टाइम को देखती हुए कहता है कि टाइम हो गया है। इसके साथ ही यहाँ पर शिलैन आ जाती है। जिची शिलैन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो शिलैन कहती कि आज के दिन मेरी और तुम्हारी शादी होनी थी। जिची कहते कि युनशा कहाँ पर है। अब दिखा जाता है कि शिलैन पहले ही युनशा को कोल्ड स्टोरेज में बंद कर चुकी है। शिलैन हंसते हुए कहती कि अब तक तो वो मर गई होगी। जिची शिंगनन को ड्रेसिंग रूम जाने के लिए कहता है। शिलैन जिची से कहने लगती है कि ये शादी बिल्कुल मेरी ड्रीम जैसी है। जिची कहता है कि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा नाइटमेयर होगा क्योंकि अपनी लाइफ में तुम्हें जानना सबसे ज्यादा स्केरी था। ये बात सुनकर शिलैन को बहुत गुस्सा आ जाता है। शिलैन कहती क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है कि मैं युनशा को भी मार सकती हूँ? ऐसा करने के बाद मैं इस फोन को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, फिर देखते हैं कि तुम उसको कैसे बचाओगे। जिची कहता है कि तुमने सिर्फ इस फोन की खातिर मेरे डैड को मारा है, तो क्या तुम वाकई में ही इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो? शिलन कहती है कि तो फिर तुम्हें सब कुछ मालूम हो गया है। जिची कहती है कि मेरे डैड ने तो तुम्हारे साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं किया, तो फिर तुमने उनको क्यों मारा? शिलन कहती है कि तुम मुझसे इसका कारण पूछ रहे हो, कारण तुम हो। अब दिखाया जाता है कि मिस्टर हैंग जब शिकुन के आदमी से बचकर भाग रहे होते हैं तो यहाँ पर शिलैन आ जाती है जो कि मिस्टर हैंग को अपनी कार में बैठने के लिए कहती है। मिस्टर हैंग शिलैन की कार में बैठ जाते हैं। अब शिलैन एक जगह पर लाकर कार रोक देती है। मिस्टर हैंग जब कार से बाहर आते हैं तो शिलैन कहने लगती है कि उस फोन की खातिर मेरे डैड आपके पीछे पड़े, तो क्या आप उनको वो फोन दे नहीं सकते? आपके ऐसा करने से वो आपका पीछा छोड़ देंगे। मिस्टर हैंग कहते हैं कि तुम बाय चांस यहाँ पर नहीं आई, असल में तुम अपने डैड के साथ मिली हुई हो, तुम दोनों ने ये सारी प्लानिंग मुझसे फोन लेने के लिए की है। शिलैन कहती कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा सिर्फ आपके और जिची के लिए कर रही हूँ। मिस्टर हैंग कहते हैं कि तुम जिची का नाम नहीं लो और दूसरी बात मेरे पास फोन नहीं है। शिलैन मिस्टर हैंग से रिक्वेस्ट किए जा रही होती है, मिस्टर हैंग इसकी बात नहीं सुन रहे होते। इसी बहस में मिस्टर हैंग नीचे गिर जाते हैं। शिलैन मिस्टर हैंग को चेक करती है तो मिस्टर हैंग इसको मेडिसिन निकालने के लिए कहते हैं। शिलैन जब मेडिसिन निकाल रही होती तो मिस्टर हैंग की डेथ हो जाती है। अब शिलैन अपने डैड को यहाँ पर बुला लेती है। डैड शिलैन से पूछते हैं कि ये क्या हुआ है। शिलैन कहती कि मैं तो सिर्फ मिस्टर हैंग से फोन लेना चाहती थी, लेकिन अगर इस बारे में जिची को मालूम होगा तो वो मुझसे नफरत करने लगेगा। शिकुन कहता है कि इस सब का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, आज जो कुछ भी हुआ वो तुमने नहीं देखा। शिकुन शिलन से कहता है कि तुम 2 साल के लिए अब्रॉड चले जाओगी और बाकी सब यहाँ पे मैं संभाल लूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तुम वापस आओगी तो सब कुछ पहले जैसा ही होगा। मैं जिची को इस बारे में पता नहीं लगने दूंगा। शिलन अपने डैड की बात पे यकीन कर लेती है और मेडिसिन निकालते हुए ही शिलन के हाथ में युनशिया का दिया हुआ ब्रेसलेट हाथ लगा होता है। शिलन कहती है कि अगर मेरे डैड मुझे अब्रॉड नहीं भेजते तो तुम्हारे सबसे डार्क डेज में मैं तुम्हारा साथ देती, तो आज यहाँ पर युनशिया के बजाय मैं होती। अब कोल्ड स्टोरेज में युनशिया को होश आ जाता है। युनशिया कहती है कि ये फ्लावर्स फेक हैं और एयर कंडीशनर भी ऑन नहीं है, अभी तक सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा है। युनशिया कहती कि इस बार हमें शिलन के क्राइम का सबूत जरूर मिल जाएगा। युनशिया कहती लेकिन अब काफी टाइम हो गया, अभी तक यहाँ पर शिंगनन क्यों नहीं आया? अब कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा खोलने के लिए यहाँ पर नीनंग आ जाती है। युनशिया नीनंग से पूछती है कि शिलन कहाँ पर है। नीनंग कहती कि वो वेडिंग सीन पर है। युनशिया कहती है कि मुझे कोल्ड स्टोरेज में बंद करने के बाद तो उसको यहाँ से चले जाना चाहिए था। युनशिया ये सोचकर परेशान हो जाती है कि शिलन सिर्फ मुझे नहीं मारना चाहती बल्कि जिची को भी मारना चाहती है। युनशिया अब नीनंग से कहती कि तुम जल्दी दरवाजा खोलो। अब दरवाजा जब खुल जाता है तो युनशिया बाहर आने के बाद नीनंग से कहती है कि जिची खतरे में है। तो उसी तरह शिलन युनशिया को इस्तेमाल करते हुए जिची को धमकाने की कोशिश कर रही होती है। तो जिची हंसते हुए शिलन से कहने लगता है कि तुम मुझे अब युनशिया का नाम लेकर धमका नहीं सकती क्योंकि तुम उसको नहीं मारना चाहती। शिलन हंसते हुए कहती कि तुम ठीक कह रहे हो। शिलन कहती कि जब से मुझे फ्यूचर से कॉल आई है मुझे तभी से मालूम
मालूम है कि तुमने ये सारा सीन मुझे ट्रैप करने के लिए अरेंज किया है, लेकिन तुमसे आज ये सब कन्फेस करते हुए मैंने तुम्हारी आंखों में देखा और तुम्हारी आंखों में युनशा के अलावा कोई भी नहीं है। युनशा से जो मेरी नफरत थी अब वो पास होकर तुम तक चली गई है। सिजी कहता है कि तुमसे मिलने का अब तो मुझे वाकई में बहुत रिग्रेट हो रहा है। अगर मेरी मुलाकात कभी तुमसे हुई ना होती तो मेरे डैड की भी डेथ नहीं होती और ना ही युनशा की लाइफ खतरे में होती। चिलन कहती है कि इस वक्त मैं जिससे सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ और उसे मारना चाहती हूँ वो युनशा नहीं है बल्कि तुम हो। दूसरी तरफ युनशा भागते हुए सिजी के पास आने की कोशिश कर रही होती है। चिलन कहती है कि जब से मैं बड़ी हुई हूँ मुझे जो भी चाहिए होता है मुझे वो हमेशा मिल जाता है, लेकिन तुम्हें खुश करने के लिए मैंने बहुत तरीके इस्तेमाल किए लेकिन तुमने एक बार भी मुझे नहीं देखा। इसीलिए जिस तरह से मैं मिजरेबल फील करती रही हूँ मैं चाहती हूँ कि तुम भी वही फील करो जो मैंने किया है। ये कहकर शिलन ये फोन पानी में फेंकने लगती है तो सिची इसके हाथ से फोन खींचने लगता है। फोन नीचे गिर जाता है। सिची जब इस फोन को उठा रहा होता है तो शिलन अपना वेपन निकाल लेती है। इतने में सिची को प्रोटेक्ट करने के लिए युनशा आगे आ जाती है और जख्मी युनशा हो जाती है। युनशा को देखकर सिची बहुत डर जाता है। सिची युनशा से कहता है कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। युनशा सिची से कहती है कि तुम फोन को डिस्ट्रॉय कर दो। सिची कहते कि हाँ मैं कर दूंगा। सिची युनशा को भागते हुए हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सिची युनशा की कब्र पर आता है। शिंगन नीनिंग से कहता है कि मुझे लगा था कि युनशा के जाने के बाद ये कोई स्टूपिड हरकत करेगा, लेकिन चंद दिन अपसेट रहने के बाद सिची काफी काम और रिलैक्स दिखाई देता है। नीनिंग कहती है कि सिची ने युनशा की विश के मुताबिक उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। मुझे बस इसी बात की फिक्र है कि सिची कहीं फ्यूचर वाले सिची की तरह ना बन जाए। सिची यहाँ पर युनशा को याद करके रोने लगता है। सिची युनशा की चीजें देख रहा होता है तो इसको यहाँ पर पोस्ट कार्ड दिखाई देता है। सिची इसको स्कैन करता है तो इसमें युनशा की टेलीफोन बोथ वाली रिकॉर्डिंग होती है। ये रिकॉर्डिंग सुनते हुए सिची को युनशा की बहुत याद आ रही होती है, इसलिए ये रोने लगता है। अब सिची नीचे नीनंग और शिंगन के पास आता है। सिची कहता है कि युनशा के साथ तुम लोगों के जो भी मेमोरीज हैं वो कल खत्म हो जाएंगी। नीनंग कहती कि क्या ये तुम्हारा डिसीजन है? अगर तुम कल ये कॉल करोगे तो हम युनशा के बारे में सब कुछ भूल जाएंगे। हमारी मेमोरी में युनशा सिर्फ सिची की असिस्टेंट रह जाएगी। फिर तुम्हारा क्या होगा? क्योंकि युनशा को याद रखना और भूल जाना दोनों वे में ही तुम्हें सफर करना पड़ेगा। सिची कहता है कि अब घर जाने का वक्त हो गया है, मैं फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये कहकर सिची बाहर चला जाता है। आज सिची युनशा की कब्र पर आकर 2024 में युनशा को कॉल करता है। युनशा जब कॉल उठाती है तो सिची से पूछती है कि कौन बात कर रहा है। सिची युनशा से कहता है कि मैं मिस्टर हेंग का बेटा हूँ, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? युनशा कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, क्या तुम अब वापस आ गए हो? तुम अचानक चले गए थे इसलिए मैं बहुत टाइम तुम्हारे लिए परेशान रही हूँ। सिची युनशा से सॉरी करता है कि तुम्हारे साथ मीटियोर शॉवर देखने का प्रॉमिस मैंने पूरा नहीं किया। युनशा कहती कि फिक्र नहीं करो, मैं बड़ी हो गई हूँ, इतनी सी बात के लिए मैं तुमसे नाराज नहीं होंगी। युनशा सिची से पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, क्या तुम इस टाइम मिस्टर हेंग के साथ हो? सिची कहते है कि नहीं, मेरे डैड की डेथ हो गई है। ये न्यूज सुनकर युनशा बहुत शॉक होती है। सिची युनशा से कहता है कि मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। तुम्हें याद है कि मेरे डैड ने तुम्हें एक फोन दिया था? युनशा कहती कि तुम मुझे एड्रेस बता दो, मैं फोन भेज दूंगी। सिची कहते है कि तुम इस फोन को मेरे पुराने घर में छोड़ दो, उस जगह की वहीं पर है जहाँ मैं पहले रखा करता था। युनशा ऐसा करने के लिए मान जाती है। सिची युनशा से पूछता है कि क्या तुम किसी खतरे में तो नहीं हो? युनशा कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम? सिची कहता है कि मेरे डैड एमयू कम्युनिकेशन ग्रुप के साथ काम किया करते थे तो मुझे वहीं से खबर मिली है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि कोई इंटेंशनली तुम्हें टारगेट कर रहा है। युनशा कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। सिची कहते है कि तुम्हें जल्द से जल्द रिजाइन कर देना चाहिए। युनशा सुनकर हैरान होती है। सिची कहते है कि तुम्हें जो भी एविडेंस मिला है तुम उसको सिची के साथ डिस्कस करो। ये सुनकर युनशा कहती है कि सिची तो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो मुझे क्या प्रोटेक्ट करेगा? सिची कहता है कि उसके डैड की विल ने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, इसलिए जाओ वे सिची को कुछ नहीं कह सकता लेकिन वो तुम्हें टारगेट करेगा। तुम्हारे लिए सिर्फ यही है कि तुम 2 साल के लिए इस कंट्री से चली जाओ। इसी के साथ इनकी ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। युनशा दोबारा कॉल भी करती है लेकिन ये नंबर डायल नहीं होता। अब युनशा सिची के पुराने घर में ये फोन रख देती है और सिची भी इस फोन को युनशा के कब्र पर रखकर जाने लगता है, लेकिन अचानक से सिची को कुछ होता है कि यहाँ पर गिर जाता है। सिची की मेमोरीज चेंज हो जाती हैं। इसको याद आने लगता है कि युनशा ने एमयू ग्रुप से रिजाइन कर दिया है। अब युनशा ये कंट्री छोड़कर चली जाती है और युनशा को जाता हुआ देखने के लिए सिची भी एयरपोर्ट आता है। अब सिची को शिंगनन की कॉल आती है जो कि इसको हॉस्पिटल आने के लिए कहता है। शिंगनन कहता है कि तुम्हारी असिस्टेंट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गिफ्ट भेजा है। सिची से पूछता है कि गिफ्ट क्या है। शिंगनन कहता है कि जाओ ने जो कंपनी फंड्स में गबन किया है युनशा ने उसका एविडेंस भेजा है। अब इस एविडेंस की मदद से जावे को कंपनी से निकाल दिया जाता है। इन सभी मेमोरीज में सब कुछ वैसे ही हो रहा होता है जैसे पहले हुआ था, लेकिन
लेकिन अब यहाँ पर युनशिया नहीं है। ये सब कुछ देखने के बाद सची पीछे मुड़कर देखता है तो अब युनशिया की कब्र भी यहाँ से गायब हो गई होती है। ये देखकर सची बहुत खुश होता है। सची खुशी में कहता है कि युनशिया तुम अभी तक जिंदा हो। सची खुशी खुशी जब रात में घर वापस आता है तो ये देखता है कि इसके घर में इसके युनशिया की जो वेडिंग फोटो लगी थी अब वो भी गायब हो गई है। ये देखने के बाद सची भागता हुआ युनशिया के रूम में आता है। सची के पास युनशिया की जो चीजें बाकी रह गई होती हैं वो भी अब यहाँ से गायब हो गई होती हैं। ये देखकर सची बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है कि इसके पास युनशिया की एक भी चीज बाकी नहीं रही। यहाँ तक कि इसकी वेडिंग रिंग भी गायब हो जाती है। देखकर सची रोने लगता है। सिर्फ सची के पास युनशिया का हाई स्कूल का नेम प्लेट बाकी रह जाता है। सची इस नेम प्लेट को पकड़कर रोने लगता है। अगली सुबह सची अपने पुराने घर आता है। अब दिखाया जाता है कि युनशिया जब फोन रखकर यहाँ से चली जाती है तो युनशिया फिर से एक कैंडीज का जार और नोट यहाँ पर रखती है और कहने लगती है कि ब्रदर से इतने टाइम बाद बात करने के बाद बहुत अजीब सा लग रहा था और आपकी आवाज से लग रहा था जैसे आप सैड हैं। अब सची आज अपने घर पर आकर युनशिया का ये नोट पढ़ने लगता है जिस पर युनशिया ने ये लिखा होता है कि पास में जो कुछ भी हुआ है अब वो गुजर चुका है। अगले दिन का सूरज निकलने से वो दिन खत्म हो गया और नया दिन शुरू हो गया है। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि आपको एक अच्छी और हैप्पी लाइफ गुजारनी है। ये मेरी और मिस्टर हेंग की विश है जो हमने आपके बर्थडे पर मांगी थी। युनशिया कहती है कि मिस्टर हेंग का फोन तुम्हें मिल गया है। अब मुझे उस वक्त का इंतजार है जब मेरी मुलाकात तुमसे होगी। सची के नोट पढ़ने के बाद बाहर बालकनी में आ जाता है और सची आज काफी खुश दिखाई दे रहा होता है। अब सची समुद्र किनारे आ जाता है। कहने लगता है कि युनशिया तुम तो पेरिस में हो, तुम नहीं जानती कि इस फोन की वजह से हमने हैप्पी मोमेंट्स और सैड दोनों एक्सपीरियंस किए हैं। मैंने फ्यूचर और पास्ट दोनों में तुम्हें सेव करने की कोशिश की है लेकिन मैं अपने उन दोनों सेल्फ से ज्यादा लकी हूँ क्योंकि मेरे पास मेरी और तुम्हारी बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। ये कहते हुए सची इस फोन को समंदर में फेंक देता है। सची कहता है कि मेरी यही विश है कि ये गुड मेमोरीज जिंदा रहने में मेरी मदद करेंगी। अब एक साल बाद का दिखाया जाता है। आज ऑफिस जाते हुए सची को रास्ते में युनशिया दिखाई देती, इसीलिए ये ड्राइवर को जल्दी से कार रोकने के लिए कहता है। सची जल्दी से उस लड़की के पास जाता है और युनशिया कहकर इसको बुलाता है लेकिन ये युनशिया नहीं होती। जब सची कार में आकर बैठते तो नीनंग इससे पूछती है कि ये क्या था। सची कहता है कि मुझे लगा कि वो युनशिया है। नीनंग कहती है कि हमें पहले कंपनी चलना चाहिए क्योंकि युनशिया के बारे में मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। सची के यहाँ से जाते ही यहाँ पर फ्लावर्स लेकर युनशिया आ जाती है। ऑफिस आने के बाद नीनंग सची को बताती है कि ये पिछले साल की युनशिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। इस पिछले एक साल में तुमने युनशिया के बारे में कोई भी बात नहीं की लेकिन मैं और शिंगनन जानते हैं कि तुम उसकी कितनी केयर करते हो। सची नीनंग से पूछता है कि क्या युनशिया खुश है। नीनंग कहती है कि हाँ। नीनंग बहुत हैरान होकर कहने लगती है कि क्या तुम कुछ और नहीं जानना चाहते। सची कहते है कि मेरे लिए यही काफी है कि युनशिया ठीक है। नीनंग सची को युनशिया की फोटोज देते हुए बताती है कि वो चाइना वापस आ गई है। ये सुनकर सची युनशिया की फोटोज देखने लगता है। कहता है कि तुम ठीक थी, मुझे युनशिया से मिलने से डर लग रहा है क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि हो सकता है कि वो किसी को पसंद करती हो और मेरे उसकी लाइफ में आने से उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। हो सकता है कि वो अभी तक मुझे भूल गई होगी लेकिन मुझे उसके बारे में हर एक चीज याद है। नीनंग कहती है कि इन सब चीजों के बारे में सोचने के बजाय तुम्हें जाकर उससे मिलना चाहिए क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है युनशिया सिंगल है और जहाँ तक बात रही शिलन और शिकुन की तो उनका मैटर भी हमने सॉल्व कर लिया है। तुम अभी तक उसको बहुत प्यार करते हो इसलिए तुम्हें युनशिया को जाकर ढूंढना चाहिए। दूसरी तरफ युनशिया कॉफी पीते हुए रो रही होती है। युनशिया की फ्रेंड इसके पास आकर कहने लगती है कि आजकल तुम किस तरह के सपने देख रही हो जिनको देखने के बाद तुम रोने लगती हो। युनशिया कहती है कि मैं भी यही सोचती हूँ। युनशिया कहती है कि मुझे आज तक कभी भी किसी से प्यार नहीं हुआ लेकिन अपने सपनों में मुझे एक ब्लर फेस वाला शख्स दिखाई देता है। उन सपनों में हम दोनों मिलकर मेरी डेथ को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही अनलकी हूँ कि हर सपने में मेरी डेथ हो जाती है। लेकिन इन सपनों के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने इनको अपनी असली जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है। मेरी अब की जिंदगी मुझे रियलिटी से ज्यादा एक सपना लगती है जैसे इसमें कुछ मिसिंग है। इसकी फ्रेंड हंसते हुए कहती है कि तुम्हारे पास टाइम भी और पैसा भी, तुम्हें सिर्फ एक लड़के की जरूरत है। युनशिया भी सुनकर हंसने लगती है। इसके साथ ही युनशिया को सची का मैसेज आता है कि आज ये युनशिया से मिलने के लिए आ रहा है। ये मैसेज देखकर युनशिया थोड़ा सा सरप्राइज होती है। आज जब सची युनशिया से मिलने के लिए यहाँ पर आता है तो इस जगह को देखते हुए सची को याद आता है कि युनशिया ने ऐसी ही जगह पर रहने के बारे में सची को बताया था। सची युनशिया की फ्रेंड से पूछता है कि युनशिया कहाँ पर है तो उसकी फ्रेंड बताती है कि युनशिया बाहर गई है। अब सची युनशिया से मिलने के लिए इसके पास आ जाता है। सची युनशिया को यौन कहकर बुलाता है, फिर युनशिया को इसकी दी हुई कैंडीज का जार दिखाता है। ये देखकर युनशिया इमोशनल हो जाती है। सची अपने आप से कहता है कि युनशिया, क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम्हारा सारा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस किया है, अब हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये कहते हुए सची को वो सारा टाइम याद आता है जो इसने
उसने युनशा के साथ स्पेंड किया होता है। युनशा जिची से कहती है कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस टाइम के बारे में मैंने काउंटलेस टाइम सपना देखा है तो क्या तुम मुझे पागल तो नहीं कहोगे। सची युनशा से कहते हैं कि क्या तुम्हारे सपने में मैंने तुमसे अपना लव कन्फेस किया है। सची युनशा से कहता है कि सबसे अच्छा टाइम वो नहीं होता जब फूल खिलते हैं, बल्कि वो अब का टाइम है। ये कहकर सची रोते हुए युनशा को हक कर लेता है। अब सची सपने से उठकर युनशा को बुलाने लगता है। युनशा इसके पास आकर कहती कि क्या तुम ठीक हो। सची युनशा से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में एक बुरा सपना देखा है। युनशा सची से कहती है कि देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब सची पिलो उठाकर देखने लगता है, कहता है कि वो चीज कहाँ पर है। युनशा कहती है कि कोई भी अपने मैरिज सर्टिफिकेट को अपने पिलो में नहीं रखता, इसीलिए कि वो हर रोज उठकर उनको देख सके। मैंने हमारे मैरिज सर्टिफिकेट को साइड पर रख दिया है। सची कहता है कि मुझे अभी भी लग रहा है कि चीजें ठीक नहीं है। युनशा सची को किस करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे सामने जिंदा हूँ। ये सुनकर सची युनशा को किस करता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए स्टे कनेक्टेड।